में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से वो माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में उन्हें हिरासत में लेने की वजह से आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब पथराव किया तो उनके कार्यकर्ता भी उत्तेजित हो गए। केजरीवाल ने ये भी कहा कि अब उनके कार्यकर्ता कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में उनका दौरा जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि अभी तक की यात्रा में विकास के दावों की सच्चाई गांवों तक नजर नहीं आ रही है। कई गांवों में बिजली 24 घंटे में बस 3 घंटे ही आती है। अस्पतालों का बुरा हाल है। केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों का दौरा करते वक्त पुलिस वाले उनके हर मूवमेंट की जानकारी किसी को फोन पर बता रहे थे। नेचुरली ऊपर से सुबह ही हमें पता चल गया था कि सारे डीएसपीज को ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी हालत में केजरीवाल को रोको, बिकॉज आप देख रहे हैं जनता किस तरह से जुड़ती जा रही है और जगह जगह 2 जगह 4-4 आदमियों को भेज के मोदी जी काले झंडे भी दिखवा रहे हैं अपने लोगों से। ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब गुजरात के पाटन में केजरीवाल का काफिला रोका गया। केजरीवाल मोदी के विकास के दावे की हकीकत पता करने के बहाने गुजरात के दौरे पर हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पाटन की पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। उन्हें थाने ले जाया गया और पुलिस ने उन्हें आचार संहिता के बारे में बताया। केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए 20 गाड़ियों का काफिला नहीं लेकर जा रही थी। इस पर उन्हें ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया। कुछ घंटे बाद केजरीवाल को छोड़ दिया गया। केजरीवाल की हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही तनाव बढ़ गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का मुख्यालय घेर लिया। बीजेपी के दफ्तर पर पहले नारेबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष बीजेपी दफ्तर की दीवार पर चढ़ गए, मगर वहां बीजेपी की कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंदर की तरफ खींच लिया और उनकी पिटाई कर दी। दिल्ली में हंगामा रोकने के लिए पुलिस ने आप समर्थकों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इससे हंगामा रुकने की बजाय और भड़क गया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद आप कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। लखनऊ में भी इसका असर नजर आया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में हुए बवाल के बाद तैयार थे। उन्होंने लाठी डंडों से आपके कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। अरविंद केजरीवाल के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस इस दौरान तमाशा देखती रही। दिल्ली के बाद इलाहाबाद में भी बीजेपी और आपके कार्यकर्ता आमने सामने होकर आपस में भिड़ गए। यहाँ शाम को शहर के सुभाष चौक पर आपके कार्यकर्ता मोदी का पुतला फूंकने पहुंचे तो बड़ी तादाद में बीजेपी के लोग भी वहां पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपके सदस्यों की टोपी छीनकर उसे चौराहे पर जला डाला। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल के पोस्टर्स वाली आपकी कुछ होर्डिंग्स और आपके कैंप ऑफिस के फर्नीचर भी तोड़कर उसे भी आग के हवाले कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अब भी गुजरात में हैं। दिल्ली और लखनऊ में हंगामा हुआ तो गुजरात में केजरीवाल पर भी हमला हो गया। आपका दावा है कि भुज के खरोड़ी में केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए और उनकी कार पर पत्थर फेंका गया। पत्थर लगने से उनकी कार का शीशा भी टूट गया। केजरीवाल के साथ उस वक्त पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी। गुजरात में केजरीवाल के पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। जगह जगह उन्हें काले झंडे दिखाए गए। आम आदमी पार्टी के नेता का दावा है कि काले झंडे मोदी के कहने पर दिखाए गए और मोदी के ही इशारे पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दिन भर चले हंगामे को लेकर बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी हिंसा में यकीन नहीं रखती। तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। आम चुनावों में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को इस बात का औपचारिक ऐलान हो गया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के बीच लंबी बातचीत के बाद मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई। बिहार की कुल 40 सीटों में से लालू ने कांग्रेस और एनसीपी के लिए कुल 13 सीटें दी हैं। इनमें से 12 पर कांग्रेस और 1 पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत कांग्रेस के हिस्से में आई 12 सीटों में सासाराम, किशनगंज, औरंगाबाद, सुपौल, हाजीपुर, पूर्णिया, पटना, नालंदा, गोपालगंज, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर की सीटें शामिल हैं।
बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बाद झारखंड के भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या लालू की पार्टी झारखंड में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच पहले से चल रहा सीटों के तालमेल का आंकड़ा गड़बड़ा सकता है। झारखंड की कुल 14 सीटों में से 10 पर कांग्रेस और 4 पर जेएमएम अपने उम्मीदवार लड़ाने पर सहमति बना चुके थे। विधानसभा में आरजेडी पहले से ही जेएमएम सरकार को समर्थन दे रही है। हालांकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने साफ किया है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ झारखंड में बना रहता है तो वो भी अपने हिस्से की 4 सीटों में से कोई सीट नहीं छोड़ेंगे। समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर से ममता बनर्जी की जमीन से जुड़ी सोच और सादगी की तारीफ की है। अन्ना ने कहा है कि ममता ने केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा बलिदान दिए हैं। अगर ममता देश की पीएम बने तो ये देश के लिए बेहतर होगा। अन्ना ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी थी कि वो फिलहाल आम चुनावों पर ध्यान न देकर दिल्ली को मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश करें और उसके बाद साल 2019 में लोकसभा चुनावों पर ध्यान दें। लेकिन केजरीवाल ने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। पहले बताया था अर्जुन को कि आप दिल्ली की जो सत्ता हाथ में आई है, ये देश की जल्दीबाजी मत करो, पहले दिल्ली को मॉडल बनाओ और 2019 में आप खड़े हो जाएंगे तो देश स्वीकारेगा। इतना जल्दी मत करो, ये जल्दीबाजी में ठीक नहीं होगा और किया तो भी टिकेगा नहीं, स्थायी नहीं रहेगा। ये मैं उनको सलाह दिया था, उन्हें माना नहीं। तमिलनाडु में जयललिता और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीटों को लेकर तालमेल बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो जयललिता खुद को तीसरे मोर्चे से अलग रखने का मन बना चुकी है। अब तक सीपीआई और सीपीएम से मुलाकातों के अलग अलग दौर के बावजूद बातचीत बेनतीजा ही रही। वाम दलों की होने वाली अहम बैठक में जयललिता के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। सूत्रों की माने तो सीपीआई और सीपीएम ने जया से 6-6 सीटों की मांग की थी, लेकिन जयललिता दोनों को एक-एक सीट से ज्यादा देने पर राजी नहीं है। सूत्रों की माने तो जयललिता तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं देखती, लेकिन केंद्र में अपनी मौजूदगी मजबूत बनाने के लिए वो चुनावों के बाद एनडीए में शामिल होने का विकल्प खुला रखना चाहती है। उड़ीसा में आए साइक्लोन तूफान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नवीन पटनायक ने मोदी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि उड़ीसा के लोगों से वोट मांगने वाले ये नेता तब कहां थे जब उड़ीसा में साइक्लोन तूफान और बाढ़ का कहर बरपा था। जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी ने साइक्लोन तूफान के अगले ही दिन उड़ीसा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। मोदी ने उड़ीसा के सीएम से किसी भी तरह की मदद के लिए पूछा था, मगर नवीन पटनायक ने कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया था। बुधवार को देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। 7 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चुनाव कुल 9 चरणों में होंगे। 9 चरणों में पहला चरण शुरू होगा 7 अप्रैल को, जिसमें 2 राज्यों की सिर्फ 6 सीट के लिए मतदान होगा। चुनाव की मैराथन प्रक्रिया 16 मई को खत्म होगी, जब पूरे देश में एक साथ मतगणना होगी। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आम चुनावों से पहले कई राज्यों में रैलियां करेंगी। 12 मार्च को दिल्ली में होने वाली ममता की रैली में समाजसेवी अन्ना हजारे के भी पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा ममता बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में भी जाएंगी। ममता का कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद में भी रैली करने का है। मीडिया के सवालों के जवाब में ममता ने कहा कि जब मोदी कोलकाता आकर रैली कर सकते हैं तो वो अहमदाबाद क्यों नहीं जा सकती। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के उम्मीदवारों की सूची में फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा उभरते हुए बंगाली सुपरस्टार देव, एक्टर मुनमुन सेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से प्रोफेसर सुगाता बोस शामिल हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा टीएमसी के ज्यादातर सांसदों को उनकी मौजूदा सीट से ही चुनाव लड़ने का मौका दोबारा दिया गया है। बंगाल के लिए लेफ्ट ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची बुधवार को जारी कर दी, जिसमें 26 नए चेहरे शामिल हैं। लेफ्ट के 26 उम्मीदवारों में 10 की उम्र 40 से कम है, जबकि 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। तमिलनाडु में डीएमके पहली बार बिना किसी बड़े सहयोगी के आम चुनावों में उतरने के लिए तैयार है। डीएमके छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के रास्ते चुनाव में उतरने वाली है।
डीएम के गठबंधन का नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस होगा। 35 सीटों पर डीएम के चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट पर एमएमके, पुथिया, थमीजगम और आईयूएमएल, जबकि 2 सीटें वीसी के हिस्से में दी गई हैं। हरियाणा कैबिनेट ने 4 हत्यारों की फांसी की सजा माफ करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। ये चारों हत्यारे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन चारों को सजाए मौत पर माफी की सिफारिश राज्यपाल के पास कैबिनेट 9 महीने पहले ही भेज चुकी है। बीच सड़क आग से दहक उठी ये बस, ये काम दंगाइयों का नहीं, कानून के सिपाहियों का है। इलाहाबाद की एक सड़क पर कुछ ऐसा ही हुआ कि काला कोट पहनकर कानूनी जिरह करने वालों ने ही कानून की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़। ये तस्वीरें इलाहाबाद की सिविल लाइन थाने इलाके की हैं। मोटरसाइकिल सवार एक वकील की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद वकीलों ने गुस्से का इजहार कुछ इसी तरह से किया। फसलें बर्बाद हो गई हैं, घरों पर आसमान से आफत बरसी है, जहां तहां पेड़ और बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं। महाराष्ट्र का ये हिस्सा सूखे के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बरसात और तूफान ने जिंदगी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये हाल करीब 20 जिलों में है। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। खड़ी फसल देखकर फूले नहीं समा रहे किसानों के सपनों पर कुदरत ने सबसे बड़ा चाबुक चला दिया है। बुधवार शाम दिल्ली में मेट्रो ट्रैक पर कूदकर एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। वारदात शाम करीब 5 बजे की है, जब मुंडका से इंद्रलोक के मेट्रो रूट पर अचानक एक युवक ने मेट्रो के सामने छलांग लगा दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बता रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में से एक नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लड़की ने मां के खिलाफ पश्चिम विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। लड़की का आरोप है कि उसकी मां ने ही उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिश की है। लड़की का आरोप है कि उसकी मां उसे जबरन लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पर मजबूर करती है। इनकार करने पर उसे बुरी तरह से पीटती है। लड़की के मुताबिक उसकी मां ने उसे अब तक द्वारका, निजामुद्दीन और मियावली नगर में ले जाकर ग्राहकों के साथ जबरन संबंध बनाने पर मजबूर किया है। रोहतक में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात सेक्टर 4 निवासी शमशेर अपने दोस्तों के साथ अपनी ऑल्टो कार में सवार होकर अपने प्लॉट पर पहुंचा था। उसी वक्त कुछ बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर शमशेर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अंधेरे का फायदा उठाकर हत्यारे मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। घायल युवक को उसके दोस्त फौरन पीजीआई लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस को अब तक न तो हत्यारों का कोई सुराग मिला है और न ही हत्या की वजह साफ हो पाई है। रात के 10 बजे करीब पता चला कि उसको किसी ने गोली मार दी, जिसको पीजीआई में लेके गए। वहाँ ब्रॉड डेड घोषित कर दिया डॉक्टर साहब ने। अभी क्या पता चला? बस अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, तफ्तीश जारी है, इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसा भी होगा कर देंगे। होली का त्योहार करीब आते ही नकली मिठाइयों के सौदागर एक बार फिर से हरकत में आ गए हैं। हरिद्वार में खाद्य विभाग की टीम ने 2000 किलो नकली मावा और मिठाइयां बरामद की हैं। ये मावा और मिठाइयां चंडीगढ़ से हरिद्वार एक रोडवेज बस में लाई जा रही थी। पकड़ी गई मिठाइयों के बारे में पूछताछ के लिए खाद्य विभाग की टीम ने बस में ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया है। पकड़ी गई मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आरोपी कंडक्टर का कहना है कि उसे ये सामान पहुंचाने के लिए पैसे दिए गए थे। इलाहाबाद के पंजाब नेशनल बैंक की इसी ब्रांच में 3 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। धोखेबाज देखते ही देखते एक शख्स को 3 लाख का चूना लगाकर चंपत हो गए। टायर कारोबारी का नौकर बैंक में रोजी की तरह पैसे जमा करने आया था, मगर चालबाजों की नजर उस पर पहले से ही थी। धोखेबाजों ने उसका सामान नीचे गिरने की बात उससे कही और जैसे ही वो नीचे झुका 3 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आरोपी फरार हो गए। पूरी वारदात बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।